हेलो एवरीबॉडी। आज हम टुडे मार्केट्स के एपिसोड में बात करने वाले हैं अबाउट टू वेरी डिफरेंट टॉपिक्स। पहले अबाउट इंडिया का जून सीपीआई रिपोर्ट एंड दूसरा अबाउट एन अपकमिंग आईपीओ। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि हाउ जून 25 में इंडिया में महंगाई बहुत कम हुई है एंड इट इज द लोएस्ट लेवल आफ्टर जैन 2019। तो ऐसे क्या फैक्टर्स आए हैं जिससे ये सब पॉसिबल हुआ है। एंड सेकेंड, द अपकमिंग आईपीओ ऑफ वीवर्क, बट क्या उसके लिए कुछ हेडविंड्स है इंडिया में एंड क्या इंडिया में उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर्स है। चलिए सब देखते हैं डिटेल में। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। अगर जून 25 का सीपीआई रिपोर्ट देखते हैं तो इंडिया में महंगाई बहुत कम हुई है। जून 25 में इंडिया में महंगाई जबरदस्त गिरावट दिखी गई और ये गिरावट जनवरी 19 के बाद का सबसे लो लेवल है। गवर्नमेंट ने ये डेटा 1114 अर्बन मार्केट्स एंड 1181 विलेजेस से कलेक्ट किया है। जून 2025 में पूरे कंट्री का ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 2.1% रहा है, जो कि मई 2025 के 2.82% की कंपैरिजन में 72 बेसिस पॉइंट्स कम है। ये डेटा ये दिखाता है कि इंडिया में ओवरऑल महंगाई काफी तेजी से कंट्रोल में आई है और लगभग 6.5 इयर्स के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल है। जून 25 में खाने के सामान की महंगाई तो नेगेटिव में ही चली गई है, मतलब फूड डिफ्लेशन हो गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जून 25 में फूड इन्फ्लेशन -1.06% रहा है, मतलब पिछले साल के मुकाबले खाने का सामान सस्ता हुआ है। यही रेट मई 25 में +0.99% था, तो एक महीने में 2.5% का शार्प ड्रॉप आया है। ये भी जनवरी 2019 के बाद सबसे लो फूड इन्फ्लेशन रहा है। अब किन चीजों की प्राइसेस घटी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे? तो जून में इसेंशियल फूड आइटम्स के दाम काफी घटे हैं। अगर ओवरऑल वेजिटेबल्स देखते हैं तो वो -19% गिरे हैं। पर्टिकुलरली पोटैटोज एंड अनियन में -26% का फॉल है एंड टमेटोज में -31% का। पल्सेस की बात करते हैं तो -11% का फॉल है एंड चिकन में -10% का। और तूर दाल की बात करें तो उसमें भी -25% का फॉल है। ये सभी आइटम्स घर के रोजाना खर्चे में काफी इंपॉर्टेंट होती है और इनके दाम घटने से आम आदमी को सीधा फायदा मिलता है। अगर रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ का ओवरऑल सीपीआई है 1.72%, जो मई में 2.59% था, और फूड इन्फ्लेशन है उनका -0.92%। अगर अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो ओवरऑल सीपीआई है 2.56%, जो मई में 3.12% था, एंड फूड इन्फ्लेशन इज -1.22%। मतलब गांव हो या शहर, दोनों जगहों पर महंगाई में गिरावट हुई है, लेकिन गांव में ज्यादा शार्प ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन अभी भी कुछ आइटम्स हैं जिनके दाम ज्यादा है। जैसे अगर ऑयल्स की बात करते हैं तो वो +17% से ऊपर है, फ्रूट्स +12%, पर्सनल केयर भी 14% ऊपर है, कोकोनट ऑयल भी 97% ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट डबल राइज आया है। गोल्ड में +35% का राइज है, एजुकेशन में 4% का राइज है, हेल्थ केयर में 4% का राइज है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी 4% का राइज है, हाउसिंग लोन में और फ्यूल लाइट में 3.24% का राइज है। लेकिन इन कैटेगरीज का वेटेज फूड के मुकाबले थोड़ा कम है, इसलिए ओवरऑल सीपीआई नीचे ही गया है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि गिरावट के रीजन क्या है। पहले तो बेस इफेक्ट। पिछले साल जून 24 में इन्फ्लेशन ज्यादा था, इसलिए इस साल कंपैरिजन में रेट ऑटोमेटिकली कम दिखा। फूड प्राइसेस में तेजी से गिरावट हुई है, सब्जी, दाल, मीट और किचन स्टेपल्स सस्ते हो गए, जो ओवरऑल सीपीआई को नीचे ले आया। एंड थर्ड, सप्लाई इंप्रूव हुआ है, खारिफ क्रॉप्स अच्छे होने के सिग्नल्स और लॉजिस्टिक इंप्रूव होने से प्राइसेस को स्टेबल बनाया है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जून 25 में महंगाई रिकॉर्ड लो लेवल पर आ गई है। खासकर खाने की चीजें बहुत सस्ती हो गई है, जैसे टमेटोज, अनियन, दाल, चिकन, पोटैटोज एटसेट्रा। गांव और शहरों दोनों में इन्फ्लेशन में गिरावट देखी गई एंड कुछ आइटम्स जैसे ऑयल, कोकोनट ऑयल और फ्रूट्स अभी भी महंगा है, लेकिन उनका इफेक्ट लिमिटेड है। अगर आने वाले महीनों में ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट कम करने की स्पेस और भी बड़ी बन सकती है। और आज की दूसरी न्यूज, वीवर्क इंडिया को सेबी के आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल गई है। वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड को अब सेबी से आईपीओ के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है।
ये आईपीओ काफी टाइम से अवेटेड था और अब ऑफिशियली अप्रूव भी हो चुका है। आईपीओ का स्ट्रक्चर देखते हैं। सिर्फ ऑफर फॉर सेल ही है। ये आईपीओ पूरा ओएफएस होगा। इसका मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर इशू नहीं करेगी, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर मार्केट में बेचने वाले हैं। आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा आएगा वीवर्क इंडिया के पास नहीं जाएगा, बल्कि एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और वन एरियल वे टेनेंट लिमिटेड जैसे शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू होगा और शेयर्स बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होंगे। अब इन्वेस्टर्स रिजर्वेशन एंड लीड मैनेजर्स। आईपीओ का रिजर्वेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि क्यूआईबीज को 75% मिलने वाला है, एचएनआईज के लिए 15% है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 10% है। आईपीओ को मैनेज करने के लिए कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स को अपॉइंट किया है, जैसे जीएम फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड 361 WAM। वीवर्क इंडिया एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस अग्रीमेंट के थ्रू ग्लोबल वीवर्क ब्रांड के अंडर काम करता है। ये कंपनी मेनली एम्बेसी ग्रुप के अंडर आती है, जो कि इंडिया का एक टॉप रियल एस्टेट डेवलपर है। अब एम्बेसी ग्रुप ने अब तक 85 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप की है। ये ग्रुप एशिया का सबसे बड़ा आरईआईटी भी स्पॉन्सर करता है, विच इज द एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी। वीवर्क इंडिया ने प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस कैटेगरी में पिछले 3 सालों से टॉप पोजीशन बनाए रखी है। अब कंपनी के कुछ बड़े और रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, जैसे AWS, which is Amazon Web Services, JP Morgan, Warner Bros Discovery, Deutsche Telekom and Grant Thornton। अब सितंबर 30, 2024 तक के वीवर्क इंडिया के पास 59 सेंटर्स थे, 94,440 डेस्क्स थे और 6.48 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजेबल एरिया था। इनमें से 93% प्रॉपर्टीज ग्रेड ए बिल्डिंग्स में थी। प्रेजेंस मेनली टियर 1 सिटीज में ही है, जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं FY 2024 तक, तो वीवर्क इंडिया ने रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। हाँ, लेकिन लॉसेस कम हो रहे हैं। अगर FY 22 की बात करें, उसमें उन्होंने 643 करोड़ का लॉस बुक किया है। FY 23 में 146.81 करोड़ का लॉस है और तब FY 23 में रेवेन्यू था 1422 करोड़ का। एंड FY 24 की बात करें तो लॉस उन्होंने 135 करोड़ का बुक किया है और रेवेन्यू भी बढ़ा है टू 1737 करोड़। अगर सितंबर 2024 तक की बात करें तो तब तक का रेवेन्यू है 960 करोड़ का, जिसमें उन्होंने 174 करोड़ का लॉस बुक किया है। अगर एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 62.69% है, विच शोज अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब अगर इंडस्ट्री और कंपटीशन की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस इंडस्ट्री इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है और वीवर्क इंडिया के अलावा और भी प्लेयर्स आईपीओ लेन की प्लानिंग में है। अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो देयर इज द एग्जीक्यूटिव सेंटर, विच इज TEC, भी आईपीओ लॉन्च करने वाला है। अराउंड 2600 करोड़ रेज करने का टारगेट है। TEC भी कोटक महिंद्रा कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को एडवाइजर्स अपॉइंट करने वाले हैं। TEC का ग्लोबल प्रेजेंस भी है इन चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा जैसे जगहों पर ऑफिसेज भी है। अगर ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनके कॉम्पिटिटर्स है एफिस स्पेस सोल्यूशन लिमिटेड एंड स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड। इंडस्ट्री साइज की बात करें तो एवेंडस कैपिटल के हिसाब से इंडिया का फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मार्केट 15% कैगर से ग्रो कर रहा है और 2028 तक $9 बिलियन तक का इंडस्ट्री बन सकता है। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज़ टैब के अंदर न्यूज़ फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स Q1 का फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, where it has announced the company has reported a net profit of 31 million rupees compared to 29 million rupees in the same period last year. Revenue stood at 125 million rupees, up from 124 million rupees year on year. उसके बाद हम देख सकते हैं L&T Tech targets double-digit growth and a $2 billion revenue. L&T Tech Services is aiming for double-digit growth in FY 26 and plans to reach $2 billion in revenue soon. The company also expects to improve its EBITDA margin, and no specific fiscal year or current revenue figures were mentioned in the news snippet.
उसके बाद हम देख सकते हैं कि एम्बेसी ऑफिसेस पार्क्स रिट plans 20 billion rupee bond issuance. Embassy Park REIT is reportedly planning to raise 20 billion rupees through a bond issuance this month. The real estate investment trust is looking to tap into the debt market for funding, though specific details and purposes are not mentioned. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट को और एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज काफी ऐसे स्लो डाउन वाला दिन था, जहाँ पे पहले कुछ 1 आवर में निफ्टी काफी नीचे आया एंड देन इट पुल्ड बैक एंड मेड अ हाई फॉर द डे एंड अगेन इन द लास्ट आवर निफ्टी नीचे आया है। तो इसीलिए देखते हैं आज के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि आज का टॉप गेनर है महिंद्रा एंड महिंद्रा विच इज अप बाय 2.17%, नेस्ले इज अप बाय 1.81%, SBI is up by 1.87%, Wipro is up by 2.1%, Tech Mahindra is up by 1.83%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज Eternal is down by 1.54%, as well as Sun Pharma is down by 1.53%. Shriram Finance is down by 2.35%. हम देख सकते हैं TCS is down by 0.5%, and Tata Motors is down by 0.79%. So these have been the top gainers and losers for today. अगर FIDI की बात करते हैं, एज ऑफ 15 जुलाई 2025 FI ने बाइंग की थी ऑफ 120 करोड़ एंड DI ने भी बाइंग की थी ऑफ 1555 करोड़। उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स की बात करते हैं तो एज ऑफ जुलाई 14 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 88,228 करोड़, जिसमें 5,539 करोड़ पोजीशन ऐड हुए हैं एंड 5,628 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। तो नेट बुक लिक्विडेशन इज ऑफ 88 करोड़, जिसमें जो स्टॉक्स एक्सपोज थे वो थे टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, GFS, TCS एंड माज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब जाते हैं आज के टॉप डिलीवरीज पे। तो आज के टॉप 5 डिलीवरीज है आयशा मोटर्स, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड L&T, which ranged from 74% to 71%. अब अगर हम धन के होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन है, जहाँ पे एज ऑफ 17 जुलाई 2025 निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगेन एक डोजी कैंडल बना है, पॉज कैंडल जैसे बना है। अगर उसको आर्ली बेसिस पे लेके जाए, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो हम देख सकते हैं कि जैसे पहले घंटे में निफ्टी ने एक नीचे आया निफ्टी काफी, उसके बाद ड्यूरिंग द डे काफी रिकवर किया और फिर लास्ट 2 आवर्स में फिर से थोड़ा नीचे आया एंड इट हैज मेड अ डोजी कैंडल। अगर हम लोग उसको डेली वाले चार्ट्स पे जाके देखते हैं तो अगर नंबर्स की बात करते हैं तो निफ्टी ओपन अराउंड 25,196, मेड अ हाई ऑफ 25,255, मेड अ लो ऑफ 25,121 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,212। वो अभी भी उसके 20 EMA के नीचे है एंड 50 EMA के ऊपर ही है और उसका RSI बढ़ के हो चुका है 51। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स इज 63 पॉइंट्स इन द ग्रीन टुडे। सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,534, मेड अ हाई ऑफ 82,784, मेड अ लो ऑफ 82,342 एंड क्लोज्ड अराउंड 82,634। ये भी उसके 20 EMA के नीचे और 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी इज अराउंड 50। अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की बात करते हैं तो आज जो रिकवरी दिखाई है PSU बैंक्स ने वो बहुत अच्छी थी। सो निफ्टी PSU बैंक्स इज अप बाय 1.81%, फॉलोड बाय निफ्टी IT व्हिच इज अप बाय 0.6%, निफ्टी FMCG इज अप बाय 0.4%, निफ्टी रियल्टी इज अप बाय 0.5% एंड निफ्टी ऑटो इज अप बाय 0.44%। अगर लूजर्स में बात करते हैं तो निफ्टी फार्मा वाज डाउन बाय 0.3%, Nifty Commodities was down by 0.12%, CPSE was down by 0.13%, Nifty Midcap was down by 0.14%. So these have been the top gainers and losers for today in the indices area. अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है वीकली, तो देखते हैं कि कैसे टर्न आउट होता है। So that's it for today. I'll see you tomorrow. So, will you invest in this IPO? And how do you evaluate a company before its IPO? Let us know in the comments. Till then, like, share and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.